अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान खोखर। नदीम हुसैन साहब आज निजी मसरूफियात की वजह से मौजूद नहीं हैं, तो जिम्मेदारियां प्रोग्राम की मेरे कांधों पर हैं। आज के सच में बहुत सारी चीज़ें जिस पर आज बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को आज सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया और जैसे ही बुलाया काफ़ी खलबली मची, लेकिन वहाँ पर जो मामलात हुए वो सानेहा APS के हवाले से थे। वहाँ पर जो वालिदैन हैं उनकी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामले को उठाया गया। वो इस वक्त तहकीकात से मुतमईन नहीं है, उनका हक़ है, ज़ाहिर है वो उन शहीद बच्चों के वालिदैन हैं। इसके अलावा जो 2 बिल पास हुए तो तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा धचका था, चूँकि अपोजिशन ने वहाँ पर एक मौरका बहरहाल जीता है। उसके बाद जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से मुश्तरका इजलास था उसको भी मनसूख कर दिया गया, जो कल होने जा रहा था। और आज इत्तेहादियों से वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात भी की है, जिसमें काफ लीग और MQM ने EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, जिस पर अपोजिशन भी पहले से इजहार कर रही है। तो पॉलिटिकल मामलात तो चल रहे हैं अपनी जगह, लेकिन एक बड़ा मसला जो इस वक्त आम आदमी के लिए है वो है पेट्रोल की कीमत, बिजली की बढ़ती कीमत, गैस की बढ़ती कीमतें और महंगाई का होशरुबा तूफान। क्या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई एक ऐसा फार्मूला गवर्नमेंट के पास मौजूद है? अगर है तो फिर इन 3 सालों में और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 10 माह में जब महंगाई तेज़ी से तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ती हुई आगे बढ़ी, तो क्यों वो फार्मूला अपनाया नहीं गया? एक पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट की सूरत में 25 टू 26 बिलियन की एक्सपोर्ट हमारी रहती हैं, इससे आगे बढ़ाने के लिए कोई फार्मूला दिखाई नहीं दे रहा। क्या कोई फार्मूला है जो अगले दिनों में बेहतर हो जाए? दूसरी तरफ हमारे इंपोर्ट बिल बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, बजटरी खसारा बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो कोरोना में कंट्रोल हुआ वो भी बढ़ रहा है। लेकिन असद उमर साहब ने कहा है कि गर्दिशी कर्ज में कमी वाक़ई हुई। क्या हकीकतन ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, आप तमाम तर लोग उन्हें जानते हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और आज हमें ज्वाइन किया इस स्पेशल टॉपिक पर बात करने के लिए। उसके साथ साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून है और इकॉनमी पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं राना एहसान अफजल खान साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का। सबसे पहले इख्तियार बेग साहब, सर बहुत सारी चीज़ें जिसका मैंने अपने इंट्रो में जिक्र कर दिया वो तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन महंगाई का तूफान एक तरफ। मैं चाहूँगा ज़रा स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ हवालों से बात करके देखते हैं कि क्या डॉलर एक वजह है, या फिर बाहर से चीज़ें मंगवाना जिसे इंपोर्ट कहा जाता है वो एक वजह है, या फिर पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना वो एक वजह है। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सर महंगाई है, इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं है। आपने बड़ा अच्छा प्रियम्बल में जिक्र किया है वो तमाम वजूहात, लेकिन मैं इसको ज्यादा आसान लफ्जों में और टेक्निकली समझाने की कोशिश करूँ कि ये महंगाई का ये जो तूफान खड़ा हो गया है, ये इसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारी रीढ़ की हड्डी होता था, जो पाकिस्तान की ताकत था, एक ज़राई सनती पाकिस्तान जिसका ख्वाब बाबा कौम ने देखा था, जिसमें हम गेहूं, हम शक्कर, हम चावल, हम दालें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते थे खत्ते में, और खुद कफील भी थे, हमारी अपनी जरूरत के लिए भी वो पूरी होती थी। आज क्या बात है कि ये तमाम चीजें, जिसमें शक्कर है, जिसमें गेहूं है, खुर्दुनी तेल है, ये तमाम चीजें, दालें हैं, ये हम आज इंपोर्ट करने लगे हैं। और इंपोर्ट करके 173 रुपए के डॉलर पे कोई ताकत नहीं है ये हुकूमत जो है सस्ती दे सके। और वही वजह है कि आप देख रहे हैं कि महंगाई खाने पीने की अशिया एक आम आदमी को मुतासर कर रही है और बुरी तरह से हिट कर रही है। दूसरी चीज तो ये है कि ज़राअत के शुबे को नजरअंदाज किया गया। कॉटन की पैदावार जो 13 मिलियन बेल होती थी वो 8 मिलियन बेल पे आ गई। ये तमाम चीजें हैं जो एक बड़ी वजह है। दूसरी चीज साथ साथ ये है कि IMF से आप एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, और आपने IMF से एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोलते तो आप ये है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने माना है, हर बात मानी है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जो ये कह रहे थे IMF 600 अरब रुपए के आप लगाएं एक साल में, जो 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल बनता है, इन्होंने हाथ जोड़ के 250 से 300 पे एग्री हो गए, जो 15 रुपए फी लीटर बनता है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाले वक्तों में जो रबा माली साल का टाइम रह गया उसमें 15 रुपए पेट्रोलियम और डीजल और फर्नेस ऑयल में जो है जो इंपोर्ट होगी उसमें लगाए जाएंगे, तो और चीजें और महंगी होंगी।
इसके साथ साथ बिजली की कीमतें बढ़ाने को IMF ने करा, ये एग्री कर गए, ₹5.5 ₹1.39 इन्होंने बढ़ा दी, 1.39। उसके बाद 3.5 इन्होंने समरी भेजी हुई है, और उसके बाद मजीद 1.5 जो है ये बढ़ाएंगे, तो ₹5.5 बिजली की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। तो सब फ्रंट पे आप देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, बिजली की कीमतें महंगी हुई, खाने पीने की अशिया महंगी हुई, आपके पास डॉलर ज़खायर कम हो रहे हैं क्योंकि कर्जों की अदायगियां हो रही हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका सही नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ के नहीं दे रही $26 बिलियन से, इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जिसकी वजह से तिजारती खसारा भी बढ़ा है, करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ा है, बजट खसारा भी बढ़ा है, ये चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। अब क्या हुआ है, इन सब चीजों की वजह से रुपये पे दबाव हुआ है। जब रुपये पे दबाव हुआ तो रुपये 175 176 तक चला गया था। फिर सऊदी अरब ने जो हमें माली इमदाद $3 बिलियन डिपॉजिट में रखे हैं, सॉफ्ट डिपॉजिट में, और 1.2 बिलियन की कर्जे की तेल की फ्राहमी हमें एक सहूलत दी है। उसके बाद ये रिवर्स हुआ, लेकिन आज फिर डॉलर 173 के उधर आसपास दोबारा पहुंच गए। डॉलर की बढ़ने और रुपये की कदर घटने से भी आपकी महंगाई बढ़ी है, क्योंकि ये तमाम चीजें जो आप इंपोर्ट करते हैं, पहले $1 का अगर आप 152 देते थे, आज $1 का आप 174-75 दे रहे हैं, वो चीज इतने गुना महंगी हो गई है। तो मैं ये समझता हूं कि ये हुकूमत बुरी तरह से न सिर्फ इन अशिया की वजह से महंगाई हुई है, बल्कि इंतजामी तौर पर भी ये नाकाम है। किस चले तरह सर, नाकाम है? अच्छा इख्तियार आपने बेग साहब, आखिरी आपने वाकया की आपने बात सर खत्म बड़ी करूंगा। डिटेल्ड बहुत सारी चीज़ें जो शुरू से मैं जानना भी चाह रहा था, आपने काफ़ी सारी जहतें खोल दी हैं। मैं चाहूँगा यही आपके जो बातें हैं, इन्हीं को एक एक स्टेप करके आज थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। राना साहब, आपने सुना भी मिर्ज़ा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है डॉलर के हवाले से जो बात की। ये बताइएगा राना साहब कि जब हम फ्री फ्लोट पॉलिसी का जिक्र करते हैं और उसे मानते भी नहीं हैं, लेकिन अगर मार्केट में डॉलर फ्री फ्लोट पॉलिसी के तहत चल रहा हो तो कौन होगा जो उसको कंट्रोल करेगा, कौन होगा जो उसको नकेल डालेगा? देखिए, जब फ्री फ्लोट होता है तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि अगर आपका तजारती खसारा है या करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो आपका जो रुपए की कदर है वो गिर जाती है और डॉलर महंगा हो जाता है। और उससे ये कि आप इंपोर्ट्स के अंदर जो है आप कमी लेके आते हैं, क्योंकि इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, तो आप इंपोर्ट्स जो हैं वो उतनी नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है एक डिमांड सप्लाई के मुताबिक एडजस्ट हो जाती है। लेकिन अभी जो हम चीजें जिनको हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो तकरीबन हम एसेंशियल्स पे आ गए हैं, और इसके अंदर जो लग्जरी आइटम्स का जो पोर्शन है वो काफी कम है। तो इस इंपोर्ट को कम करना या इसके अंदर कमी लाना, वो मैं समझता हूं कि बड़ा मुश्किल होगा। ये जरूर हो सकता है कि जो कपास हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वही कपास की अगर पैदावार पाकिस्तान में अच्छे स्केल पे हो तो वो कम हो, चीनी हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। जिस तरह बाकी बेग साहब ने भी कहा, दालें, ये वो सारी, तो वहां से अगर हम जो हम जहां सेल्फ सफिशिएंट थे उन चीजों को हम बढ़ाएं, बजाय कि हम जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना शुरू करें। लेकिन महंगाई की एक और वजह जो है रुपी डिवैल्यूएशन बिल्कुल है, क्योंकि आपकी 20% जो जीडीपी का हिस्सा है वो आपका इंपोर्ट बेस्ड है, 15 से 20%। तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा पोर्शन है, रुपया डिवैल्यू होगा तो हर चीज पे असर आएगा। फिर कमोडिटी प्राइसेस दुनिया भर में ऊपर गई हैं, जिसका इंपैक्ट आपको भी आ रहा है। तीसरा क्या है? तीसरा आपके फिस्कल खसारे हैं, जो इस हुकूमत ने पिछले 3 सालों में तकरीबन 10 से 12-13 हजार अरब रुपए के खसारे किए। वो हुकूमत जो है वो पैसा प्रिंट करके या मनी सप्लाई को बढ़ाती है। जब आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं और उस तनासर से आपकी जीडीपी नहीं ग्रो करती, तो वो भी इन्फ्लेशन के अंदर एक रोल अदा करता है, जो कि हो रहा है। और ये सारी वजूहात हैं जिससे जो है वो महंगाई आज एक आम आदमी को फेस करनी पड़ी। और पूरे खित्ते में जो आपका साउथ एशिया का रीजन है, जहां 4 से 5% महंगाई है, पाकिस्तान में 8 से 10% की रेंज के अंदर महंगाई है। और आपकी फूड कमोडिटीज के अंदर जो है वो डबल डिजिट में महंगाई है, जबकि आपका जो हमसाया जिसके ऊपर हुकूमत कहती है कि इनकी पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो 200 रुपए पाकिस्तानी से ऊपर है, वहां फूड इन्फ्लेशन सितंबर में 1% से भी कम थी। यानी कि 2-3% की फूड इन्फ्लेशन है, वही पाकिस्तान में 11-12-13% पे है।
तो ये वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से एक तो इंटरनेशनल कमोडिटीज और फिर हुकूमत जिन चीजों पे हम सेल्फ सफिशिएंट थे आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, रुपया डीवैल्यू हो रहा है, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में डबल रेशो के साथ महंगाई है, डबल रेट पे महंगाई है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। मैं जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो दोनों हजरात से ज़रा इस पर भी बात करेंगे। असद उमर साहब ने कहा है कि सर्कुलर डेट में वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। 23 बिलियन के आसपास सर्कुलर डेट, ये मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ। जब बढ़ता है और फिर एक साल गुजरता है तो उसके बाद अंदाज़ा होता है कि सर्कुलर डेट की सिचुएशन क्या है। सर्कुलर डेट हकीकी मानों में कंट्रोल हुआ है? अगर हुआ है तो किस तरह से हुआ है, और जितना हुआ है क्या वो काफ़ी है? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। जैसा कि मैंने कहा था, ब्रेक पर जाने से पहले सर्कुलर डेट की बात करेंगे। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि सर्कुलर डेट कंट्रोल हुआ है। बिल्कुल वैसे ही कह रहे हैं मेरा ख्याल है जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुर्गी की कीमतें नीचे आ गई, दालों की कीमतें नीचे आ गई तो महंगाई में कमी वाकई हुई है। क्या ऐसे ही है सर्कुलर डेट में कमी? सबसे बड़ी तशवीश IMF की जो इस वक्त है वो सर्कुलर डेट में इजाफा है, और दूसरे पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें स्टील मिल है, रेलवे है, वापडा है और PIA है, 500 अरब रुपए का सालाना लॉस है ऑन गोइंग जो डिकेड से जा रहा है। और हर बार हुकूमत वादा करती है कि उसको प्राइवेटाइज करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे और गुड मनी फॉर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारा नहीं खर्च होने देंगे, लेकिन वो नाकाम रहे और बुरी तरह नाकाम रहे। तो सर्कुलर डेट 2400 अरब रुपए के ऊपर पहुंच चुका। कहां से कम हुआ है? मुझे ये कोई बतला दे कि इस तरह से कम हुआ है। सर्कुलर डेट के लिए तो नेपरा जो है आपके घुमा फिरा के लेकर आती है टैरिफ बढ़ाने के लिए, और वो टैरिफ बढ़ता है और वो एक आम आदमी पे उसका महंगाई में डायरेक्ट जो है उसका असर पड़ रहा है। तो मैं बिल्कुल इससे इनकार करता हूँ कि सर्कुलर डेट में कमी हुई है। सर्कुलर डेट में जो कमी होती है वो उसके मोटे जो फंडामेंटल्स है, वो पहली चीज तो ये है कि आपकी सब्सिडी आप वक्त पे पे करें, वो आपकी पे नहीं हो रही। दूसरा सर्कुलर डेट की जो कारण है या रीजन है वो है TND लॉसेस, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। वो अभी भी अगर आपकी 25% है, वो 26% है, तो ये तो 8% 7% से ज्यादा जो सिविलाइज मुल्क है उसमें नहीं होते, वो आपके कम नहीं हुए। फिर रिकवरी आपकी हो 99% 98%, वो आपकी नहीं है। तो ये तमाम कारण वहीं के वहीं बैठे हुए। और आखिरी चीज, आप जो फ्यूल मिक्स सबसे महंगा है और सबसे महंगी बिजली बना रहे हैं, आप फर्नेस ऑयल पे उन बिजली घरों से बिजली बना रहे हैं जो इनएफिशिएंट है, जिनकी एफिशिएंसी नहीं है। तो आपने वो तमाम लवाजमात में एक भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो आपने प्रूव किया या बेहतर किया। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, कह सकते हैं मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ये आप दोनों हजरात से सवाल है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म ओथ लिया था, उसके कुछ ही अरसे के बाद हमने देखा कि फर्नेस ऑयल पर पाबंदी लगी। कहा गया फर्नेस ऑयल नहीं मंगाया जाएगा ताकि महंगी बिजली ना बनाई जा सके। फिर आना शुरू हो गया सर, तो ये कौन जवाब देगा इसका? देखिए, हमने यही बार बार उनसे कह रहे हैं कि आप इंपोर्टेड महंगी तरीन फ्यूल जो फर्नेस ऑयल और LNG है, इससे बिजली की कीमतें कम नहीं कर सकते, बढ़ती रहेंगी। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जो है फर्नेस ऑयल $40 से $85 हो गया है, LNG $15 के ऊपर $18 की बात हो रही है। अब बार बार उनसे कहा गया, एक तो ऑल्टरनेटिव एनर्जी बिजली जो हाइड्रो से, वो आप हवा से, आप पानी से, आप कोयले से और न्यूक्लियर से खुदा के वास्ते पे बनाए और एनर्जी मिक्स आपका बेहतर हो। वो नहीं हुआ। और आज भी फर्नेस सबसे ज्यादा ऑयल आप एज ए फ्यूल इंपोर्ट किया जा रहा है जो अफोर्डेबल नहीं है। $86 फी बैरल के ऊपर आप कैसे सस्ता करके दे सकते हैं? और LNG भी आपने बुक नहीं की हुई है। सर अभी 2 कार्गोज LNG के आएंगे मिर्जा साहब, 2 कार्गोज LNG के आएंगे, वो भी महंगे आएंगे। उसके बाद गैस भी हमें महंगी मिलेगी। राना साहब,
आपका भी इस पे कमेंट चाहूँगा सर। एक तो सर्कुलर डेट वाली बात पे थोड़ा सा, चूंकि आपका ये टॉपिक भी है, मुझे पता है आपकी बड़ी ग्रिप है इस पे। एक तो ये मामला, दूसरा इसके साथ जो मैं सेम फर्नेस ऑयल वाली बात कर रहा था, जो मिर्ज़ा साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें डिटेल भी बताई। तो मैं चाहूँगा ज़रा इन दोनों चीज़ों पे हम कब तक महंगी बिजली आवाम को देते रहेंगे, आवाम पे कितना और बोझ डलेगा? देखें, सर्कुलर डेट जो इन 3 सालों के अंदर 1.1 ट्रिलियन से 2.4 ट्रिलियन पे गया है, उसके अंदर हुकूमत की पॉलिसी इसको कंट्रोल करने के लिए या इसकी एक्सेलरेशन को स्लो करने के लिए एक ही रही है, और वो ये है कि बिजली के नर्ख हुकूमत जो है वो बढ़ाती गई है। इसके अलावा जो है, क्या लाइन लॉसेस कम हुए हैं, क्या आपने अपने सिस्टम लॉसेस को इम्प्रूव किया है, तो आप देखेंगे कि उसमें कोई वाज़ेह फर्क नहीं आया, शायद बदतर हुए और बेहतर नहीं हुए। इसी तरह क्या आपने थेफ्ट को जो है कंट्रोल किया है, आपने थेफ्ट को नहीं कंट्रोल किया। दूसरा देखें, कैपेसिटी चार्जेस आपको पड़ते हैं कि जो आपके पास कैपेसिटी है बिजली बनाने की, लेकिन क्योंकि इतनी डिमांड नहीं है तो वो आपको पे करने पड़ते हैं। तो उसका जवाब भी यहाँ आता है कि क्या मईशत अगर आपकी 1, 2, 3% के ऊपर ग्रो करेगी तो फिर तो ये कैपेसिटी को हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो जब आपकी मईशत का हुजम 2018 में 315 बिलियन यूएस डॉलर्स पे था, और फिर आप इसको 260 पे ले आए, और अब भी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर आपने क्लोज किया है 300 अरब या 305 अरब के करीब आप पहुंचे, तो अभी जब जीडीपी में आपकी इकोनॉमी ग्रो ही नहीं करेगी, तो फिर ये जो एक नेचुरल ग्रोथ होती है बिजली की, जो 8-9% सालाना होती है, वो नहीं होगी, तो फिर कैपेसिटी चार्जेस का भी आपको इशू है। फिर अच्छा ये आपकी बताएं गवर्नेंस आ जाती है। राणा साहब यहीं पर ये सवाल फिर आपसे ज़रा एक चीज़ ऐड भी कर दें। ये जो जीडीपी की हम बात कर रहे होते हैं, जब ये इंटरनेशनल इदारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जीडीपी के बारे में बता रहे होते हैं कि जी 4% ग्रो हो जाएगी, कभी 3% ग्रो हो जाएगी, कभी 3.7% ग्रो हो जाएगी, वहाँ पर कुछ डैमेजेस कर्ज़ों की सूरत में है। बजट खसारा हमारा 438 अरब का इंकशाफ हो रहा है। उसके बाद हमारे जो कर्जे हैं वो भी 438 अरब, ज़ाहिर है बजट खसारा पूरा करने के लिए लिए जा रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें और टैक्सेस जो गैप है वो भी हमारी जीडीपी पर असरअंदाज होगा, हमारे पास इंपोर्ट बिल भी हमारी जीडीपी पर असरअंदाज होगा, फिर जो बेरोज़गारी है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बजाय हम इंडस्ट्री नहीं रिवाइव कर पा रहे, वो भी सब जीडीपी पर असरअंदाज होगा। देखें, सबसे ज्यादा जो अभी जो खतरा है वो ओवरऑल पाकिस्तानी अवाम की जो परचेजिंग पावर डिप्लीट हो रही है, उसके बड़े खतरनाक असरात आपकी जीडीपी के ग्रोथ पे पड़ेंगे। वो किस तरह? जब एक बंदे की इनकम रिड्यूस हो जाए या उसकी परचेजिंग पावर की अंदर कमी आ जाए, तो वो अपने असेंशियल परचेजेस पे आ जाता है, और जो नॉन असेंशियल परचेजेस हैं वो उनके अंदर, जिस तरह नए कपड़े, नए जूते, एसी, टीवी, फर्नीचर, वो नहीं खरीदता और बेसिक अपनी नेसेसिटीज को पूरी करता है। तो फिर ये इन चीजों की जो प्रोडक्शन है और जो खरीद है उसमें कमी हो जाती है। जब आप हाइपर इन्फ्लेशन या ज्यादा इन्फ्लेशन की तरफ जाते हैं तो फिर आपकी जीडीपी आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, और अभी मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा एक हुकूमत को चैलेंज है। दूसरा जो हमारी गवर्नमेंट के लिए एक ट्रेजेडी है, वो आपकी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, उनके लॉसेज हैं, आपका सर्कुलर डेट है, आपकी टैक्स कलेक्शन है जो अभी तो अच्छी जा रही है। बज़ाहिर आपको लगता है कि आप बड़ा अच्छा टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं क्योंकि आपकी इंपोर्ट तेजी से बढ़ रही है, तो इंपोर्ट का 50% ये टैक्स कलेक्शन आपकी इंपोर्ट बेस्ड है या सेल टैक्स बेस्ड है। तो वो जब तक आप ये इन चैलेंजेस को जो है वो नहीं करेंगे, तो ये ऑब्वियसली आपकी जीडीपी को जो है ये स्लो डाउन करेगा, आपकी आउटपुट को स्लो डाउन करेगा, और महंगाई जो है वो एक सबसे बड़ा खतरा है जो अभी हुकूमत फेस कर रही है। अच्छा जी मिर्ज़ा साहब, अगर हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर, वहाँ पर सबसे बड़ा मसला परचेजिंग पावर, और हम तो कंज्यूमर मार्केट होते थे, अगर कंजम्पशन पावर ही ना रहे तो कंज्यूमर मार्केट किस किस्म की? हालांकि भारत जिसका जिक्र करते हैं वज़ीर आज़म के, वहाँ पर महंगाई की शरह, वहाँ पर जो अमेरिका का इंटरेस्ट है वो अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी सेल भारत में करता है, और उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सेल तभी होगी जब लोगों के पास, कंज्यूमर के पास कंजम्पशन पावर होगी। तो हमारे पास तो वो भी मामला रहा है कि हम चीनी तो ख़रीद नहीं पा रहे सर, 160 तक मिल रही है, और मुज़म्मिल असलम साहब ने तो आज ये भी कह दिया है कि चले जी 90 पे मिल रही है, चाहे उसकी क्वालिटी ख़राब है पर मिल तो रही है। देखिए, ये लोग खुश करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं और अवाम के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। आप अगर महंगाई कम करने की तजवीज़ नहीं कर सकते, तजावीज़ नहीं दे सकते, रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, तो कम से कम इस तरह बातें नहीं करें कि 90 रुपए में मिल रही है, ये चीनी ना खाएं,
या चीनी छोड़ दें या 2 रोटी से 1 रोटी खाएं, इस तरह की बातें मैं समझता हूँ बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जहां तक आपका सवाल है कि परचेजिंग पावर का और इन्फ्लेशन का, देखिए मैं आपको एक बात बतलाऊं, वजीर आजम साहब का बयान आया था कि गाड़ियां जो हैं जी मैक्सिमम बिकी हैं पाकिस्तान में, मोटरसाइकिल मैक्सिमम बिकी हैं और ऑन मनी के ऊपर गाड़ियां लोग ले रहे हैं। भाई ये हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पीपल दोज हु कैन अफोर्ड, ये कितने परसेंट लोगों की आप बात कर रहे हैं? मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं जो 50% से 53% गुर्बत की लकीर के नीचे आपकी आबादी का, यानी 22 करोड़ में आपका 11.5 करोड़ जो है वो लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए, बल्कि सफेद पोश लोग भी, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए हैं और उनके भी हाथ अब फैलने लगे हैं। मैं ये यहाँ पे बड़े वादे तौर पे कह देता हूँ कि परचेजिंग पावर कम हो रही है। एक तो पहले आपकी पर कैपिटल इनकम खत्ते में कम है बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में, और फिर आपकी जो $1200 के करीब है, 1212, उसमें आपकी महंगाई जो है जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से आपकी इनकम में इजाफा नहीं हो रहा है। ये बहुत जरूरी बात है समझने की। महंगाई का एक ही चीज दुनिया में काउंटर होता है कि आमदनी बढ़ाई जाए, आमदन बढ़ाई जाए, लेकिन आमदनी तो आपकी बढ़ नहीं रही है। डॉक्टर हफीज पाशा के मुताबिक एक आम आदमी की आमदनी में 8% कमी हुई है कोविड के दौरान और कोविड के बाद, ऐसा तो ही यहाँ 8% कमी हो गई है उल्टी। यही याद रखें, यही वजह है कि लोग एसेंशियल चीजें जो ले रहे हैं, जो 10 रोटियां लेकर आता था बच्चों को भूख मिटाने को, आज वो 6 रोटी घर लेकर आ रहा है, उसी पैसे में 20 रुपए का एक नान हो गया है, जो पहले 8 रुपए का था, 10 रुपए का था। यहाँ पे आपकी इकोनॉमी शेयरिंग कर रही है। यहाँ आपकी जीडीपी जो है, जो 315 से कहा, फिर 260 में हुई, फिर 200, पौने 300 हुई, ये ऊपर जानी चाहिए थी इसको, लेकिन आपकी ये सुकड़ रही है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। आप कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ हम 5 से 6% ले जाएंगे, आप जीडीपी ग्रोथ 4% ले आए, आई एम वेरी हैप्पी। आईएमएफ की जो प्रोजेक्शन है वो भी 3.9 के करीब है। आप इंपोर्ट बढ़ा के अगर जीडीपी लेना आता है तो खुदकुशी है। अब आपने रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाई हैं, रॉ मटेरियल पे भी लगा दी हैं, आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेस है। अच्छा मिर्जा साहब, जहां सेल्स टैक्स की कहीं कहीं छूट थी वो भी खत्म हो गई और उस पर भी बात हो रही है, सेल्स टैक्स की छूट पे। वहां भी ताजिर हजरात के साथ साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स काफी वोकल है सारी चीजों पे। मेरी बात हो रही थी चेयरमैन एफबीआर से, कल ही बात हुई है। पहले तो मैंने उन्हें मुबारकबाद दी, उनका टारगेट माशाल्लाह कंटिन्यूसली 3 सालों से 20% ग्रोथ ये मेंटेन कर रहे हैं, और अभी इस साल का जो टारगेट है 5,400 अरब रुपए का, वो जो अब तक सक्सेसिव टारगेट मोहम्मद अशफाक साहब ने, जो चेयरमैन और उनकी टीम ने अचीव करे हैं। लेकिन आप इसमें साथ साथ ये भी देखें कि ये अब इसको बढ़ाने की बात आईएमएफ कर रही है, कह रहे हैं 5,800 की है। आपने पाकिस्तान को जो एक सनती और ज़रई पाकिस्तान का, उसको ट्रेडिंग स्टेट बना दिया है, और ट्रेडिंग स्टेट करके आप अपने अगर रेवेन्यू टारगेट पूरा करेंगे, वो इस मुल्क का नसीब नहीं था ना है। आपको जो इस मुल्क की स्ट्रेंथ है, जहां पे आप ये कहते हैं कि हमारी सबसे फर्टाइल जमीन है, हमारा दुनिया के सबसे बड़ा आबपाशी निज़ाम है, मेहनत कश किसान है, फर्टिलाइजर हमारे पास है मुकामी तौर पर, ये आपने इसकी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना था। यहाँ पे गलती होती जा रही है मुसलसल कि हम एक ज़राई पाकिस्तान को, सनती पाकिस्तान को छोड़ के हम एक ट्रेडिंग स्टेट को हम फरोग दे रहे हैं, चीजें इंपोर्ट करके। सर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, मैं ब्रेक से आऊंगा तो राणा साहब से भी इस पे बात करूंगा कि इस वक्त सनत के लिए क्या कुछ हुआ, और जो ओवरऑल मुल्क की कमाई होती है वो जिन जिन चीज़ों पर बेस होती है, क्या इन 3 सालों में जिसका जिक्र वज़ीर आज़म और उनकी टीम करती थी वो बढ़ाई गई? कमाई के लिए कोई इकदाम किए गए कि जिससे पाकिस्तान को कमाई करे, ताकि हमने जो कर्ज वापस करने हैं कर्ज वापस करें, जो बोझ पाकिस्तान की मैशत पे उसको थोड़ा कम करें? वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। तो राना साहब, जैसे कि मैंने कहा था कि ज़रा बात कर लेंगे इस पर कि क्या हमने जो कमाई के मीन्स होते हैं, यानी एक मुल्क की जो कमाई होती है, जो दारोमदार होता है मुल्क का कमाई का, कमाई से मुराद वो कमाई होती है जो खाली टैक्स पे बेस ना करती हो। जैसे कि हम बड़े अरसे से, मैं कम से कम ये समझता हूँ कि हम उस टैक्स को ही कमाई समझकर तो चीज़ें उसी पर चला रहे हैं। क्या हमने अपनी कमाई के ज़राए बढ़ाने की कोशिश की? क्या इंडस्ट्री की बेहतरी करने की कोशिश की? क्या हमने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, सर्जिकल आइटम्स, टेक्सटाइल पे बहुत इन्हिसार है, कि निकल के नई चीज़ों पर काम करना शुरू किया? देखिए, मैं नहीं समझता कि एक मुल्क की जो जीडीपी या आउटपुट तभी बढ़े है अगर जो तीन मेजर सेक्टर हैं, आपका सर्विस सेक्टर है, फिर आपका एग्रीकल्चर है और फिर इंडस्ट्री है, तीनों में ग्रोथ है। तो क्या हुकूमत ने इंसेंटिवाइज किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन को? मैं समझता हूं कि एक आधा अच्छा पैकेज आया टर्फ का, जो टेम्परेरी इकोनॉमिक रिलीफ फाइनेंसिंग थी, लेकिन वो भी चंद लोगों ने उससे मुस्तफीद हुए। वो ओवरऑल जो एसएमई सेक्टर है उस तक वो नहीं पहुंच सका। तो हुकूमत, मैं नहीं समझता कि हुकूमत ने मुख्तलिफ सेक्टर्स को जो है इंसेंटिव्स दिए हैं कि अगर फिशरीज है तो उसके अंदर इंसेंटिव्स हों, या बड़े बड़े महदूद इंसेंटिव्स हैं। अगर ज्यादातर इंसेंटिव्स हैं वो तो एलएसएम के लिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स के लिए हैं, या जो ऑलरेडी बैंकिंग नेटवर्क के अंदर हैं, या टेक्सटाइल सेक्टर के लिए हैं। तो यहाँ जरूरत है कि हम एक प्लान बनाएं जिसके अंदर हम 5-6 सेक्टर्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट करें और उनको फिर उनके अंदर इंसेंटिवाइज करें। जहां हमें लगता है हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, वहां हुकूमत फाइनेंसिंग दे, फैसिलिटेशन दे कि वो एक्सपोर्ट वहां बढ़े या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की एक सेक्टर वाइज या इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई हुकूमत की कोई पॉलिसी है जो कि बिल्ड करे एक्सपोर्ट्स को और इस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में जाए, वो नहीं है। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक कुछ चंद फिगर्स आपके पास रखना चाहता हूँ। एक हुकूमत तासर देती है कि गाड़ियां जो हैं वो रिकॉर्ड सेल हैं, मोटरसाइकिल रिकॉर्ड सेल है, ये गलत है। मेरे पास पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के नंबर्स मेरे पास मौजूद हैं। 8,20,000 मोटर बाइक्स प्रोड्यूस हुई थी 2012-13 में, पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर में। पीएमएलएन ने 5 सालों में 135% मोटरसाइकिल्स और 3 व्हीलर्स में ग्रोथ दिखाई, और 19,30,000 मोटर बाइक्स जो हैं वो आखिरी साल पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुए और वो सेल हुए। इसके कंपैरिजन में पीटीआई के दौर में सिर्फ जो है वो 1.5% मनफी ग्रोथ हुई है। इसी तरह जो फार्म ट्रैक्टर्स हैं, पाकिस्तान में 50,000 के 70,000 71,000 ट्रैक्टर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर और सेल हुए 2018 में। और पीटीआई के दौर में ये जो लास्ट जून 21 का साल है, इसमें सिर्फ 51,000 ट्रैक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस और सेल हुए। तो ये भी तासर गलत है। ये हुकूमत अपने पिछले सालों से ही, पीटीआई अपनी परफॉर्मेंस से ही आगे शो करी जाती है कि रिकॉर्ड सेल है और ऑन है। ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2018 के लेवल पे नहीं पहुंची, और उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है, महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ी है, लोगों की इनकम में इजाफा नहीं हुआ, आपकी जीडीपी स्क्वीज हुई है। शायद इस साल हम 315 अरब के हुजम से जो है वो जीडीपी क्रॉस कर जाए, जो कि 2018 का लेवल अच्छा था। तो राना ये साहब, हकायक हैं। जो आप मुझे फिगर्स बता रहे हैं, ये मेरी नज़रों से भी गुजरे थे कुछ फिगर्स, लेकिन आपने काफ़ी डिटेल बताए हैं। मैं एक चीज़ इस पर, आप चलें, दोनों हजरात सीनियर हैं, ज़रा खुद बतौर स्टूडेंट जान लेता हूँ। मिर्ज़ा साहब, प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़े। जो आम आदमी के लिए मोटरसाइकिल थी, यानी एक ऐसी सवारी जिस पर वो आसानी से अपने ऑफिस जा सकता था, एक तरफ पेट्रोल बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो मोटरसाइकिल 35 से 38 हज़ार में दस्तियाब थी वो 45 से 50 में है, और जो 45 की थी वो अब 60 हज़ार तक पहुंच गई। और गाड़ियों का भी यही सिलसिला है। अगर इतनी तेज़ी से जहाँ पर खाने पीने की अशिया, जहाँ पर रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया की कीमतें बढ़ें, तो किस तरह से मामलात को अब अगले 1.5 सालों में आप देख रहे हैं? गवर्नमेंट के पास इतना टाइम भी नहीं रह गया। जी बिल्कुल, वो यही बात है कि 3 साल तो उन्होंने गुजार दिए तब्दीली के नाम पर, और ये कह के कि बस ये नेक्स्ट ईयर जो है वो हम इतने करोड़ जॉब्स और इतने करोड़ मकान जो है वो मार्केट में दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और लोगों को मायूसी हुई। लेकिन गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की जो आप ये कह रहे थे कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसकी एक वजह तो यह है कि कारों में डिलीशन प्रोग्राम जो था, जिसमें एक प्रोग्राम मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि हर साल इतनी चीजें आप आस्ते आस्ते लोकली बनाएंगे और इंपोर्ट खत्म करेंगे,
ताकि एक वक्त ये आए कि वो गाड़ी पूरी मुल्क में न सिर्फ उसके पार्ट और उसके पुर्जाजात बनने लगे और संभल भी यहाँ पर हो, वो नहीं हो सका है। अभी भी गाड़ी के मेजॉरिटी गियर बॉक्स वगैरह दूसरी चीजें वो बाहर से आती हैं और यहाँ पे संभल हो जाती हैं और उसके मिर्जा ऊपर साहब, ड्यूटियां हैं। अच्छा मिर्जा साहब, जैसे आप खुद भी फरमा रहे हैं, आपने खुद ज़राअत का जिक्र किया था, हम तो गंदम का 8वां बड़ा एक्सपोर्टर मुल्क होते थे, अब हम गंदम भी बाहर से मंगा रहे हैं, चीनी हम बाहर से मंगवा रहे हैं, कॉटन का आप खुद जिक्र कर चुके, कॉटन बाहर से मंगवा रहे हैं, और अब तो टमाटर तक हम ईरानी आ गया मार्केट में, जिसका ना जायका है और कीमत बहुत ज़्यादा है। सर इसी तरह एक ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर का, इसके लिए मशीनरी अब दुनिया भर में ख़रीदी जा रही है, एडवांस मीडियम आ गए, हम उस तरफ भी नहीं जा सके कि उसकी कोई मशीनरी प्रोडक्शन शुरू कर लें? देखिए एग्रीकल्चर का अरसलान साहब जो सबसे बड़ा डिलेमिया है वो ये है कि हमने इन पिछले कई दिहाइयों में नए बीज, जिसको ज्यादा पैदावार के फी एकड़ बीज कहते हैं या उसकी यील्ड ज्यादा जिनकी हो, वो दरियाफ्त नहीं कर सके। जब मैंने बाहर से आके स्पिनिंग मिल डाला था 93 में 94 में, तो कॉटन के 2 बीज होते थे, सिंध में होता था K68 और पंजाब में होता था MNH 93। आज मैं 30 साल के बाद आपसे बात कर रहा हूँ, यही 2 बीज हैं, K68 सिंध में, MNH 93 कॉटन के पंजाब में। जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के या दूसरे, कहीं पे नहीं हुआ। इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने मंसल्टो से अरेंजमेंट करके बीटी कॉटन की कल्टीवेशन की और वो दुगनी 18 मिलियन बेल से 36-37 मिलियन बेल पे पहुंच गया है। तो ये होता है, आपने वही पसीना, वही पानी, वही मेहनत, वो किसान की वही खाद, और आपको मिल रहे हैं 35 मन फी एकड़, और बराबर वाले मुल्क में आपको मिल रहे हैं 65 मन फी एकड़। तो फी एकड़ पैदावार हमने जो है उसको अपना नहीं बढ़ाया, और यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। अच्छा राना साहब, मैं आपका भी इस पे कमेंट चाहूँगा। मैं जो बात कर रहे हैं बीटी सीड की, मेरा ख्याल है बायसिलस ट्रांजैक्शन सीड कहते हैं, तो वो एक बड़ा मशहूर सीड रहा है कॉटन के हवाले से, जो कॉटन की प्रोडक्शन को डबल कर देता है, लेकिन उसके लिए ज़मीन जो है उसको कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा था, पिछले दिनों मैं देख भी रहा था। उसके लिए मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ एडवांस मीन्स का इस्तेमाल किया, जिससे वो सब कुछ बेहतर होना शुरू हो गया और प्रोडक्शन बढ़ गई। हमारे यहाँ तो हम वो प्रोडक्शन तो अलग, लेकिन मैं जो मशीनरी की बात कर रहा हूँ, हम कोई एडवांसमेंट एग्रीकल्चरल मशीनरी में नहीं कर पाए, जबकि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। देखें, जो नेदरलैंड्स है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर है, और उसका रकबा आप पाकिस्तान से कंपेयर कर लें तो वो काफ़ी गुना कम है पाकिस्तान से। तो ये हकीकत है। अगर अब हम सॉल्यूशंस पे बात कर लें तो मैं समझता हूँ हमें नई टेक्नोलॉजी, नए सीड्स एग्रीकल्चर में जब तक हम मुतारिफ नहीं कराएंगे, और उसमें हुकूमत का एक रोल है, एक किरदार है, वो नहीं होगा तो तब तक आउटपुट नहीं बढ़ेगी। हमें अभी आने वाले दिनों में हमें रुपए को स्टेबलाइज करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे स्टेबलाइज तो ये महंगाई नहीं रुक सकेगी। इन्फ्लेशन को जहां तक पहुंच गई है वहां तक हम रोकने की कोशिश करें। हुकूमत की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब करंट अकाउंट डेफिसिट 13-14 अरब डॉलर पे जाना है, ये ज्यादातर प्रोजेक्शंस इस चीज के ऊपर पॉइंट आउट कर रही है। तो हुकूमत को इन एडवांस उन डॉलर्स का बंदोबस्त करना होगा। अगर नहीं करेंगे या उसमें देर होगी तो फिर ये आपके डॉलर के ऊपर प्रेशर जरूर पड़ेगा। अगर आप टाइमली इन चीजों को अरेंज कर लेंगे तो वो चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। आगे आने वाले दिनों में इसी तरह मैं समझता हूँ चीनी होगी, आटा हो गया, कपास हो गई, इनकी आउटपुट्स बढ़ाएं, इन पे फोकस करें। ये कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, या आप 1-1.5 साल के अंदर रिजल्ट ला सकते हैं इन चीजों के अंदर। इनकी आउटपुट्स को बढ़ाएं और इनकी इंपोर्ट्स को कम करें। अपने इंपोर्ट बिल को इन जो चीजें पाकिस्तान में बन सकती हैं, प्रोडक्शन हो सकती है, वहां उनको कंट्रोल किया जाए। गवर्नेंस को बेहतर करें। तो इन चीजों को अगर हम कर लेते हैं तो आपकी ये महंगाई का जो लहर है उसको हम उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, या अच्छा, जिस लेवल पे आ गई है वहां इसको। तो ये सारे अब इकदामात हमें लेने की जरूरत है। अगर ये हम ये कर नहीं सकते हैं सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम ये भी कर सकते हैं, हम और बहुत सारा कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज़ है जहाँ पर हम देखते हैं जापान जैसी इकॉनमी हो या फिर
आप जर्मनी को देख लें, यूरोप के मुख्तलिफ बड़े ममालिक जो बड़े तगड़े ममालिक हैं, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा हिस्सा है इकॉनमी में, वो इंजेक्शन है इकॉनमी के लिए। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अब तक क्या हुआ, मैं पिछली हुकूमतों को भी कहूँगा और इस बार भी हम 3 साल से देख रहे हैं, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म खुद बहुत ज़्यादा इस पर बात करते थे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, एंटरप्रेन्योरशिप के बढ़ावे के लिए या उसकी बेहतरी के लिए कुछ इकदाम सिवाय कर्ज के, और कर्ज लेना भी बड़ा मुश्किल है, कोई और ऐसे इकदाम आप देखते हैं? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप और यूथ के लफ्ज को ये जितना मिसयूज किया गया है इस पीटीआई की हुकूमत में, मैं नहीं समझता उससे पहले कभी किया गया है। एंटरप्रेन्योर के लिए अगर आप किसी को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आप उसको स्किल दें, और स्किल के साथ साथ वो जराए और स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं पूरी दुनिया में, अपने मुकामी भी होते हैं और बाहर के भी होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, कम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे यहाँ आईटी सेक्टर में सिर्फ आपको नजर आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जा सकता है। नहीं भाई नहीं, ई कॉमर्स में, ऑनलाइन कॉमर्स में आपका ये दराज वगैरह इस तरह की जो चीजें ये हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की, मर्दों में भी और औरतों में भी, ख्वातीन में भी, नौजवानों में भी। तो ये सेक्टर को हमने नहीं डेवलप करा है। हम कर्जे देते हैं उन्हें, कर्जे स्टेट बैंक से दिलाते रहे उनको। कर्जों के साथ साथ ऐसी पॉलिसीज आपको उनको देनी होंगी जिससे वो उन स्किल्स को जो उन्हें हासिल है इस्तेमाल करके अपने लिए और मुल्क के लिए पैसे कमा सकें। आईटी का सबसे बड़ा मरहला जो है वो इनका पेमेंट का है कि जो वो अपने छोटे आईटी के जो सॉफ्टवेयर जो डेवलपर हैं, वो फ्रीलांसर्स हैं जो काम करते हैं, जब उनकी पेमेंट आती है तो मीपेल से वो पेमेंट हासिल करने की कोशिश करते हैं और वहाँ 6-6 महीने 8-8 महीने पेमेंटें फंस जाती हैं। सॉरी, पेपेल से बात कर रहा हूँ। तो ये सिस्टम हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज बनाए आसान तरीके से कि उनकी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स लीगली बैंकिंग चैनल से उनको मिल जाए और वो अपना हिस्सा रख के और जो फाइनेंसिंग ली है उसकी अदायगी भी कर सके, अपना एक्सपेंशन कर सकें, लोगों को बढ़ा सकें, मोर नौजवानों को उसमें ला सकें। ये नहीं चीज, ये मरबूत सिर्फ कर्जे देने से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं होगी, ये मेरी बात लिख लें। बिल्कुल ठीक बात है। मैं इस पे सर चूंकि वक्त की कमी थी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका भी आ जाए। राणा साहब, इसी पर एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। देखिए, मैं एग्री करता हूँ बेग साहब की बात से। एक तो आप उनको फाइनेंशियल फैसिलिटेशन देते हैं, फिर आपको स्किल डेवलपमेंट भी करनी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक स्टडी करानी चाहिए कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल है और कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का पोटेंशियल है। सवाए टेक्सटाइल के हमें सिर्फ टेक्सटाइल नजर आता है और कुछ नहीं नजर आता, और उन सेक्टर्स के अंदर एक जो है उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, उधर रिलीफ दी जाए, सपोर्ट दी जाए, सब्सिडी दी जाए, उन सेक्टर्स को बिल्ड किया जाए या उन इंडस्ट्रीज को, स्पेसिफिक जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बिल्ड किया जाए। ये एक्सरसाइज जब तक हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक तरीके से आपको इस मोड में आपको जहां बेशक पब्लिक की तरफ से टेक्निकल सपोर्ट आ जाए वो नहीं हम करते, तब तक मैं समझता हूं कि कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ हमें बहुत बड़ी स्पेस है, बहुत बड़ा गैप है जहां काम किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून और इकोनॉमिस्ट भी हैं। उनके साथ साथ मारूफ सनतकार, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी मौजूद थे। कोशिश की आज के प्रोग्राम में कि जो मसाइल इस वक्त घिरे हैं उन्हीं मसाइल का हल क्या हो सकता है, उन मुतवक्के मसाइल के हल पर भी आज बात हुई। अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही।